से पढ़ रहे हैं, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, जितना आपको सुना है, आपसे सुना है, और आज भी आप वॉरेन बफेट की ही कंप्लीट कॉन्वर्सेशन को सुनते हुए आ रहे हैं, क्यों इतना लगाव? गुरुजी है ना हमारे। ये क्या होता है कि जब भी कोई नया चीज़ सीखना है तो गुरु तो चाहिए ना। चाहे आप स्कूल में जाएं तो आपको पाठशाला में आपको अंकगणित सिखाने के लिए या लैंग्वेज सिखाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। सो इन्वेस्टिंग कौन सिखाएगा हमको? हम तो वी आर नॉट बॉर्न विद दैट कैपेबिलिटी। और हमारे तो घर में कोई ऐसा स्टॉक मार्केट का माहौल नहीं था। सो सीखो कैसे आप? ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, थोड़ा बहुत बैलेंस शीट पढ़ना समझ में आ गया था, बाजार क्या चीज़ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस वैल्यू, ये सब समझ में आता था। बट स्टिल गिविंग अ स्ट्रक्चर्ड ज्ञान अभी भी किधर एक स्ट्रक्चर नहीं मिलता है कि ये 10 चैप्टर पढ़ लो तो आप यू गिव एग्जाम एंड यू बिकम बैचलर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड देन मास्टर ऑफ इन्वेस्टिंग। ऐसा कुछ है नहीं कहीं दुनिया में, एंड इट इज द बिगेस्ट गेम इन टाउन। सो कहीं कहीं चालू करना पड़ता है आपको। तो पहले हमने खुद से अपने बहुत ट्राई किए, हमने बहुत बैलेंस शीट पढ़ी, बहुत सुधरे, उससे भी सीखे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब इनका पढ़े तो तब समझ में आया कि भाई बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्टिंग हो सकता है। इन्वेस्टिंग इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड kind of faculty, and you have to have somebody, and there are a lot of styles, you know. So Buffett का style, it is love at first sight, either you like it or you don't like it, you know. So क्या पसंद आया आपको वॉरेन बफेट की स्टाइल में? स्टार्टिंग से बताइएगा, क्या क्या चेंजेस हुए वो भी बताइएगा। तो जब तक वॉरेन बफेट बायर नहीं होता तब तक हम बहुत एक तो मैं बहुत अग्रेसिव स्टॉक मार्केट बायर था, बट आई वाज नॉट ए स्पेकुलेटर। आई नेवर स्पेकुलेटेड लाइफ इवन बिफोर मीटिंग बफेट। सो 1985 से मैंने शेयर खरीदना चालू किया, 87 एक्चुअली तो 1980 से मैंने खरीदना चालू किया। दैट वाज ब्रदर्स मनी टिल 87 में हमने खुद चालू किया, धीरे धीरे अपने पैसे खरीदना चाहिए। तो हम तो वॉरेन के अगेंस्ट जो पैसे आते थे, मतलब जो ब्रोकरेज आता था, उसके भी हम शेयर खरीद डालते थे। तो हमने कभी पैसे देखा ही नहीं, हमने खाली शेयर ही देखा। तब शेयर तो मतलब ऐसा बिलीव था, पता नहीं क्या समझ में आ गया था कि शेयर ही खरीदने का। एंड वी आर मेकिंग मनी आल्सो, वी आर रीजनेबली सक्सेसफुल इन मेकिंग मनी, रीडिंग द बैलेंस शीट एंड अंडरस्टैंडिंग ये कंपनी बेसिकली गलत मिसप्राइस्ड है, ऐसा समझ में आता था। बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट क्वालिटी ऑफ द कंपनी, मतलब क्या खरीद रहे हो, कभी भाव बढ़ गया तो बेच लो, इस टाइप का। सो दैट्स हाउ इट वाज गोइंग ऑन। मतलब एक अनस्ट्रक्चर्ड जो एक नया शुरू में आया रहता है कर रहा है इस टाइप का। जब इसके पास गए तो समझ में आया भाई क्वालिटी ऑफ कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब क्वालिटी ऑफ बिजनेस क्या होता है भाई, हमको मतलब इतना कुछ समझ नहीं था कि, तो उसने बताया कि रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी डिसाइड द क्वालिटी ऑफ बिजनेस एट वन लेवल, कि भाई आप यदि कोई बिजनेस में 10% कमा रहे हैं, कहीं 5% कमा रहे हैं, कहीं 15%, कहीं 50, कहीं 100, और कहीं पर इनफाइनाइट, मतलब बिना पैसा लगाया पैसे कमा रहे हो, तो बिजनेस तो ऐसे होना चाहिए ना। आज एनएससी मान लो 8-10 करोड़ कमाता है, पैसे क्या लगाते हैं? कोई नहीं, सारी दुनिया जाके वहां सौदा कर रही है और ट्रांजेक्शन चार्ज भरते जा रही है। सो दैट इज द अल्टीमेट गुड बिजनेस, ग्रेट बिजनेस। यू नो ROE might be 35, 40, 50% because of the balance sheet में इतने कैश पड़ा हुआ है, but if you leave the cash, they are not using the cash, सबका सब डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। So actually for business they don't need any money. That is the purest form of making money. Okay, then you have the businesses like say you go to bank और पावर कंपनी। अब पावर कंपनी क्या है, 1000 मेगावाट का पावर प्लांट, तो 5000 करोड़ तो पहले जेब से लगाने पड़ते हैं। फिर कोल लेके आओ, फिर ये लेके आओ, वो लेके आओ, रेलवे साइडिंग बनाओ, एश हैंडलिंग बनाओ, एनवायरमेंट करो, ऐसा 5000 करोड़ में 1000 मेगावाट पावर प्लांट बनता है। अब पावर बनाना चालू किया, पावर बनाया, सब कोल लेके आए, आदमी लेके आए, सब करके बनाए। उसके बाद बोलते हैं कि आप 10% से ऊपर नहीं कमा सकते या 12% से ऊपर नहीं कमा सकते। गवर्नमेंट खुद ही टाइट कर देती है। अच्छा, उसके बाद फिर साल भर में कभी गर्मी में बहुत सा डिमांड है, फिर बरसात आएगा तो मालूम पड़ा भाई हमको पावर की जरूरत नहीं है, तो वो प्लांट लोड फैक्टर 95 से 70 आता है, और ठंड में तो और बिल्कुल जरूरत नहीं, पर तो 50 ही हो गया, कोई देखने वाला नहीं है आपको, तो पूरे साल भर में आप 12% कमा सकते हो बस। अरे भाई मैं इतना लूट पाट करके 5000 करोड़ लेके आया, उसके ऊपर मेरे को 700 करोड़ कमाई का परमिशन है। इफ आई कैन, if I can't, then I cannot make more than 700 crores, but I can definitely make losses. So there is no limit on losses, but there is a cap on the profit, जो इंडियन फार्मर्स का हालत है, you know। तो जब लॉस करता है किसान तो कोई आता नहीं उसको देखने के लिए, लेकिन जब प्रॉफिट का टाइम आता है, शॉर्टेज आता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि एक्सपोर्ट बैन, ये बैन, वो बैन, तो मेरा 40 का चीज 40 में बिकेगा, ऐसा 40 का चीज 30 में बिकेगा। सो वो सिचुएशन जो है ना, दैट इज अ बैड बिजनेस। अच्छा, मैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ ना, मेरे को तो 100 शेयर खरीदेगा, मेरे पास तो ना कोई, आई डोंट वांट टू। सो इफ आई एम बाइंग 100-200 शेयर, लेट मी बाय द बेस्ट शेयर्स ना।
I have an option to buy good, bad, ugly, जो भी है. But should I know? First, I must know that there are 3 types of business in the world: good business, very good business, and outright bad business. And outright bad business is 75-80% of the number of listed companies. बहुत कचरा है और कोई हिसाब नहीं, इतना कचरा है. And not only in India, worldwide ये कहानी है. वर्ल्ड-वाइड 75-80% आर यूजलेस. 15-17% गुड होते हैं और 1% 2% जो है ना आउटस्टैंडिंग कंपनीज होते हैं. आउटस्टैंडिंग कंपनीज लाइक देयर इज वन TCS, देयर इज वन एशियन पेंट, देयर इज वन NSE, देयर इज ओनली वन, यू नो, ऐसे 1 बनते आते हैं. दे आर आउटस्टैंडिंग इन देयर ओन बिजनेसेस. So you have to find those. One is of course the companies which have become outstanding, but उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग कंपनी जैसे 50 हैं तो अगले 10 साल में 100 नहीं होंगे. होंगे, लेकिन वो जो एमर्जिंग आउटस्टैंडिंग कंपनीज हैं उधर आप इन्वेस्ट करो. दैट इज द गेम. और पता कैसे चले मेरे को कि कौन सी इमर्जिंग है, नहीं होगी? वही तो सब, ये आपको ये सब पूरा पढ़ाई करना पड़ता है, इतना तजुर्बा करना पड़ता है, गलती करनी पड़ती है, एंड मतलब वो धीरे धीरे समझ में आता है. तो इसमें क्या होता है, आउटस्टैंडिंग कंपनीज कैसे बनती है? आउटस्टैंडिंग बिजनेस रन बाय आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट विथ आउटस्टैंडिंग आउटलुक. ट्रायंगल है. मैं बहुत अच्छा बिजनेस हूं आज, जैसे मेरे नेस्ले हूं मैं, मतलब नेस्ले टाइप का बिजनेस करता हूं मैं, मतलब मिल्क प्रोसेसिंग, सेरेलैक के, वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है. ओके, एंड आई एम अ स्मॉल गाय. नेस्ले तो बड़ा आदमी है, लेकिन मैं छोटा आदमी हूँ. मैं भी चालू कर सकता नेस्ले का, मैं छोटा आदमी हूँ. एंड आई एम वेरी गुड ऑल्सो, बट डिमांड ग्रोथ ही नहीं. जैसे 1 लाख टन बिकता है, 10 साल के बाद भी से 2 लाख टन बिकेगा, या 20 साल के बाद 2 लाख टन बिकेगा. मैं क्या करूं यार उसमें? आई कांट बिकम आउटस्टैंडिंग कंपनी. सो आई नीड ऑल द 3 थिंग्स. टेरिफिक बिजनेस which is independent of management. The same business can be done by bad guys and good guys, competent guys, incompetent guys. So terrific business and very competent management. And outlook, massive opportunity. जब ये तीनों साथ में आता है ना, तो बाजार भी वैल्यूएशन नहीं कर पाता है. And then of course if you can get it reasonable price, not very cheap, reasonable price. थोड़ा महंगा भी खरीद लो चलेगा, बट ये तीनों एक साथ आना चाहिए. थोड़ा महंगा भी चलेगा. हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऑफ इन्वेस्टिंग है. तो मेरे को महंगा प्राइस हो तब भी चलेगा. वो महंगा कैसे? महंगा नहीं, महंगा मतलब यार भाई देखो, 10 का चीज आप 11-12 तक खरीद तो भी चलेगा. क्योंकि सी दूसरा चीज आप ये समझिए, बफेट साहब से हमने एक्चुअली थोड़ा पहले सीख गया था, लेकिन उनसे ज्यादा एकदम रीइंफोर्स हो गया. दैट इज कंपाउंडिंग. सी व्हाई आई एम सेइंग थोड़ा महंगा चलेगा. आप 10 साल के लिए खरीद रहे हो तो मान लो आपने समझे 25% एक्स्ट्रा प्राइस कर दिया. 10 के बदले में आपने 12.5 में खरीदा. फेयर प्राइस इज 10, यू आर बाइंग एट 12.5. नाउ इन 10 years टाइम एट 25% यू विल गो 10x ऑफ 10 गुना हो जाएगा. तो 10 गुना हो जाएगा. 10 का 100 होना है. तो 100 डिवाइड बाई 10 विल गिव यू 25% compounded. 100 divided by 12.5 will give you 1 or 2% lower. ठीक है ना, मेरे चलता है उतना क्या तकलीफ. बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट आई एम बाइंग. सर हम आगे जाए, कैसे सेलेक्ट करते हैं उस पे जाओ. उससे पहले कंपाउंडिंग की बात करते हैं. बस कंपाउंडिंग की आपने बात करी. आजकल हमारा हुआ ये हो रखा है, कंपाउंडिंग दिखने में बहुत अच्छी लगती है, पर लोग कहते हैं यार इसमें फॉलो कैसे करूं मैं? अब 30 साल बाद की बात कर रहे हो आप, 30 साल तो बहुत हो गया, मैं कैसे दूं? तो कैसे दूं? कंपाउंडिंग वर्क्स ओनली इन द लॉन्ग रन. क्योंकि जब तक आपका बेस इफेक्ट नहीं बदलेगा तो एवरी डबल हैज टू बी वेरी लार्ज. आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप एक्सप्लेन कीजिए, नंबर्स में एक्सप्लेन बताइए. ये सबसे डिफिकल्ट समझते हैं, बट विल ट्राई. जब आप 1 से चालू करते हैं तो एक तो रूल ऑफ 72 मालूम है कैसे होता है ना? मालूम है ना? तो 3 साल में आपका यदि मान लो डबल होगा तो 25% हो गया आपका, मोटा मोटी 26 होगा, बट आई एम टेकिंग अराउंड सम 25. तो 3 साल में 2 गुना हो गया, 6 साल में 4 गुना हो गया, 9 साल में 8 गुना, 10 साल में 10 गुना हो गया. हाँ, तो आप जब आप दिस इज 2 raised to power 3 है ना, 3 बार डबल किया आपने, 2 raised to power 3 हो गया. 2 raised to power 4 इज 8 to 16. इनिशियल कैपिटल का 8 गुना हो गया, 16 गुना हो गया. कितने साल में? 12 साल में. 12 से 15 करेंगे आप तो 16 दूनी 32. आपको 16 गुना 3 साल में मिलेगा. द रिवॉर्ड इज गोइंग सो बिग. एंड
2:, और 6 is 15 to 18। जब आप 15 से 18 साल तक उसी बिजनेस को रखे रहे और उस स्पीड से ग्रो हो तो आपको 32 into 2 तो 32x मिलेगा। तो उसी का वो तो 32x तभी 20 साल में 100 गुना हो गया रफली। 20 साल में 100 गुना हो गया। लेकिन लास्ट 3 years में 18, 19, 20 में इट विल बी 51 to 100। मतलब 50x you'll make in last 3 years। ये बड़ा डिफिकल्ट है समझाना। ये समझ नहीं आया। तो वो नहीं समझा है? मेरे को समझ आ गया बट वो समझना वो चमका नहीं। वो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को 20 साल क्यों रखने का है, बिकॉज रियल बूटी इज एट द एंड। आखिरी के 3 साल 4 साल है। तो मेरे को ऐसा बिजनेस खरीदने का है। एक तो पहली बार फर्स्ट थिंग ही शुड सर्वाइव फॉर 20-25 years, 30 years। Okay, he should also prosper। Okay, because ऐसा क्या गारंटी भाई? मैं आज देखिए कैसे बताऊं कि 17 से 20 साल के बीच में या 20वें साल में दैट बगर विल अर्न एंड ग्रो। वही तो सब आर्ट फॉर्म आता है ना। तो आप एक कुत्ते बिल्ली जितने सब पड़े हुए बाजार में 3-4 हजार शेयर, उसमें किसमें नहीं है दम, एंड दे विल रिमेन देयर ओनली। बट उसमें से 2-4 जो विजनरी लोग हैं, इसमें क्या है, विजनरी मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टिपिकली इन इंडिया इट इज देयर फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर टेक्नोलॉजी रिलेटेड। कोई आपने फैक्स चालू किया तो फैक्स मशीन आउटडेटेड हो गया या वो बात अलग है। बट जनरली जैसे सीमेंट बिजनेस, आई मीन सीमेंट स्टील, सब बेसिक बिजनेस जो 100 साल पुराने हैं, अगले 100 साल भी रहने वाला है। शेयर मार्केट का बिजनेस है 200 सबसे पुराना तो शेयर मार्केट का बिजनेस है। कितना 150-200 साल तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। उसके पहले से चला 200-250 साल, अगला 1000 साल भी चलेगा ये। तो आपने थोड़े सेक्टर सोमालिया निकाल दिए, आपने मेटल्स निकाला है, स्टील निकाला है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंपनीज निकाली है कि स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर अंडर मतलब आप सोचो कि जो देखिए फ्यूचर को तो हमको नहीं मालूम, लेकिन पास तो देखा हुआ है ना। कुछ 200-400 साल से है क्या, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंक सब 300-400-500 ईयर का कंसेप्ट तो रहेगा। बैंक उसके अंदर मसाले बदलते नहीं, सिर्फ फॉर्म ऑफ द बैंक विल चेंज। कभी डिजिटल हो जाएगा, कभी मतलब है नो ब्रांचेस रिक्वायर्ड, लार्ज ब्रांचेस रिक्वायर्ड, स्मॉल ब्रांचेस रिक्वायर्ड, डिजिटल ब्रांचेस रिक्वायर्ड, ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल मनी हो जाएगा। बट कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग कि भाई आप सारी दुनिया से छोटे छोटे डिपॉजिट इकट्ठा करते हो और उसको एग्रीगेट करके आप बड़े बड़े लोगों को लोन देते हो और उसमें 2-4 टका कमाते हो, दैट इज बैंकिंग ना। तो वो बैंकिंग कहीं नहीं जाएगा। सो ऐसे जो है ना, जो कंसेप्ट जो है, जो लंबे कंसेप्ट होते हैं बिजनेस, जो बेस्ड ऑन लंबे कंसेप्ट, फूड है तो खाना खाना है ना भाई। तो ये जो खाने का जो कंपनीज जितने हैं, अच्छी कंपनीज जो है, जो कंज्यूमर्स, सी कंज्यूमर हैज नॉट चेंज फंडामेंटली एनीथिंग अराउंड कंज्यूमर। सी द होल वर्ल्ड इज मूविंग अराउंड कंज्यूमर ओनली। अल्टीमेटली बिजनेस आर फॉर द कंज्यूमर्स। तो ये देखिए कंज्यूमर तो बदलता नहीं भाई। आप देखिए मैं 60-70 साल का हूँ, लेकिन क्या बदला है? वही बिस्कुट खा रहे हो, वही चॉकलेट खा रहे हो, वही बिस्तर में सो रहे हो, वही गाड़ी में बैठ रहे हो। कंसेप्चुअली एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट सेल फोन। इधर सेल फोन आ गया जेब में, इंटरनेट था, इंटरनेट आ गया, और क्या बताइए? थिंग्स हैव बिकम फास्टर, एवरी डे इट विल बिकम फास्टर, मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर रिच। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू हैव टू, व्हेन यू लुक एट अ बिजनेस, you look at the longevity of the business first. Business itself, जिस बिजनेस का यदि 10 साल का ये एंड गेम है, उसमें भगवान भी आया तो कुछ नहीं कर सकता उसको। जैसे कि कोई एग्जांपल बिजनेस की, जैसे कोई बिजनेस है बहुत शॉर्ट टर्म टाइप का है, व्हाट आई वुड से, जैसे कई कंसेप्ट आते हैं, मतलब इवन कंज्यूमर कई कंसेप्ट जो स्टार्टअप होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, उनका कुछ सिर पर है, मतलब हम ये रिपेयर करते हैं, बोलते हैं, समझे ना, फोन का रिपेयर करते हैं, वो बिजनेस चालू किया। अरे यार फोन रिपेयरेबल फोन ही नहीं रहेगा, क्या पता, तो कहाँ तक बढ़ोगे आप? स्केलेबल भी नहीं है, हो सकता है कंसेप्ट फोन का फॉर्म ही बदल जाए पूरा का पूरा। सो कई चीजें होती हैं, वो डिजिटल थ्रेट होता है, वो खत्म होता है, बिजनेस पहुंचता नहीं। सो उस टाइप के बिजनेस में यदि मतलब मरेगा नहीं तो भी मुटाएगा नहीं वो, मतलब छोटा बिजनेस रहेगा, छोटा ही रहेगा वो। अरे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या कमाल है वो 3-4 रुपए का न्यूज़पेपर, मैं तो 50 साल से देख रहा हूँ, वो बंदा इतना भर भर के लेके आता है और वो 1 रुपए वाला पेपर 4 रुपए का हो गया। बट क्या कमाल है बताओ मेरे को, इसमें कुछ नहीं हो सकता उसका। बट मेहनत बहुत करता बेचारा, सब घर में जाकर सवेरे टाइम पे 6:30 बजे नहीं आता, आप चिल्लाओगे उसके ऊपर, बट ही इज नॉट मेड मनी, ही इज इन बैड बिजनेस। तो जो हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, जिसमें हम स्टॉक्स पिक करना चाह रहे हैं, लॉन्गिट्यूड पे ध्यान दे रहे हैं, कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाएंगे, क्या मिस्टेक्स है जो हम कर जाएंगे? मिस्टेक्स तो यही ना सब, सी वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश बोला ना, उसमें कहीं भी तीनों में 3 के 3 गलत हो सकते हैं, 2 गलत हो सकते हैं, एक भी गलत हो तो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 सब 0 है। बैड बिजनेस ले लो, टेरिफिक मैनेजमेंट, टेरिफिक आउटलुक, खलास 0।
बिजनेस इज बैड, उसमें पैसा है ही नहीं, उसमें पैसा है ही नहीं। या आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बिजनेसमैन ही गधा है तो बर्बाद हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन आउटलुक ही नहीं फ्यूचर, तो भी यूजलेस है। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। सपोज करते हैं मैं आज एक नया इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया है, क्या करूँ मैं, इन्वेस्ट कैसे स्टार्ट करूँ? सीखना पड़ेगा दोस्त, बहुत लंबा रास्ता है। एंड देखिए अभी क्या है, सीखने के बहुत सारे तरीके आ गए। एक तो इंटरनेट आ गया सबके हाथ में, और चैट जीपीटी आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछना किसी पूछने की जरूरत नहीं, आपके पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास जाने की जरूरत नहीं, सबका जवाब चैट जीपीटी देगा क्योंकि ही इज सपोज्ड टू हैव रेड एंड लिसन टू यू एज वेल एज हर्ड फ्रॉम एवरीबॉडी, रेड ऑल द बुक्स, सो ही गेट्स वेरी क्यूरेटेड आंसर। हमारे टाइम में तो कोई था नहीं, हमारे पास तो इंटरनेट भी नहीं था, तो अभी तो कितना सारा स्किल हो, बताइए आप। सी आप में जिज्ञासा है कि नहीं, देखिए आप में उत्सुकता कितनी है, आप में वो क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट कितना है, नई चीजों को सीखने हाँ कितना है, जिज्ञासा कितनी है, वो बहुत जरूरी है। यदि नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता है। आप मतलब माँ सरस्वती भी आपको सामने बैठे रहेगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। इफ देयर आर मिलियन गाइज इन द मार्केट, देयर आर मिलियन वेज ऑफ मेकिंग मनी, यू हैव टू फाइंड योर वे। ये जितना बन सकता है हम बताते हैं, जितना हमने सीखा। देखिए बफेट साहब ने जितना सीखा ग्राहम से या चार्ली मजे से, वो पूरा लिख मारे उन्होंने। हर साल जितना सीखते जाते हैं वो लिखते चले जाते हैं डायरेक्टर से। उसी कारण हर रिपोर्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस रिपोर्ट में क्या सीखा सर आपने नया? इस रिपोर्ट में एक तो बहुत मतलब इट वाज मोर ऑफ अ ट्रिब्यूट टू चार्ली। तो उसने क्या बोला कि भाई चार्ली वाज द आर्किटेक्ट, आई वाज अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर। आप सोचिए कैसे, मतलब कितना ह्यूमिलिटी और कितना प्रेम है, कितना दोस्ती है, कितना रिस्पेक्ट और कितनी दोस्ती है। अच्छा, उस बंदे के पास 1.5% था, इसके पास 40% था। रियल सेट तो ये था, और वो चार्ली जो है ना, ही वाज ओनली 1.5% पार्टनर, बट he took all the ideas from him, and actually he conceptualized how Berkshire should be modeled. That was the core theme of the entire report. सर निवेश जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे को इंडिया में क्या अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं? तो चालू है दोस्त। जो 75 साल में जो काम हुआ, आप $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ा है, अगले 7 साल में 4 और खड़ा हो जाएगा। आप समझ लीजिए कंपाउंडिंग आएगा यहाँ पे भी। मदर ऑफ ऑल कंपाउंडिंग will happen at a country level. मदर ऑफ ऑल द कंपाउंडिंग। जो 15 का चल रहा है, 40 साल से चल रहा है, 45 साल से चल रहा है, अगला 40 भी चलेगा। बट नाउ द बेस इज डिफरेंट। जो अपन बात कर रहे थे ना, जो 4 ट्रिलियन तक पहुंच गए। हाँ, 4 ट्रिलियन तक पहुंच गए। तो आपका समझिए हर 10 साल में हमारा डबल होता है। तो 20 साल के में जब 20वां साल होगा, उस साल में आपके पास होगा कम से कम 4 दूनी 8 दूनी 16 ट्रिलियन डॉलर। जो चाइना है 20 साल में हो जाएगा इंडिया, मेरे ख्याल से 15-16 साल में हो जाएगा। जो आज का चाइना है, बाय दैट चाइना वुड बी डबल, वी वुड बी ट्रिपल ऑफ व्हाट वी आर, चाइना विल बी डबल ऑफ व्हाट दे आर। सो चाइना वुड बी टुडे से 18, इट विल बी 35-36, एंड इंडिया विल बी 18-20। तो हमारा बराबर टक्कर होएगा। सर अभी भी क्या है, विश्वास नहीं होता, क्योंकि जैसे हम 2010 से 2020 का डेकेड देखते हैं, यूएस मार्केट आउट परफॉर्म किया, तो अभी भी हमें लगता है कि यार इंडियन मार्केट, इमर्जिंग मार्केट में क्या अभी भी इतना दम है? ऑलरेडी 3-4 साल की परफॉर्मेंस आ गई है, तो वापस हम यूएस मार्केट की तरफ भागे या क्या करें? थोड़ा कन्विंस करो ना सर इनको कि इंडियन मार्केट क्यों अच्छा हो सकता है। एक तो इकोनॉमी है ना, पहली बात तो ये इकोनॉमी है। दूसरा ये कि जैसे आपका इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा तो साइज ऑफ द कॉर्पोरेट्स विल आल्सो इंक्रीज। सी मेरा आई कैन डू टुडे, अब देखिए अब FI का डेली का सेलिंग अबाउट $1 बिलियन हो गया है, कोई आवाज तक नहीं आता है। $1 बिलियन का ये 8,000 करोड़ का माल यदि आप 10 साल पहले बेचते तो बाजार ही बैठ जाता था। अभी 8,000 करोड़ में कुछ नहीं होता है, न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी नहीं आता है। 10 साल के बाद आप 25,000 करोड़ का माल बेचना, कुछ नहीं होगा। दिस इज द पावर ऑफ साइज ना। सो यू आर कंपाउंडिंग, so you're compounding at 10%. India is compounding in dollar terms at 9.5%. अब मोदी के आने से आधा टका और जोड़ लो गया। तो मैं तो बोलता हूँ 9 साल में आपका डबल होता है। तो आपका अभी 2024 है, 2024 और 8 कितना 32, 2032 में आपका 8 ट्रिलियन हो जाएगा, और 2040 में 16 ट्रिलियन। क्या जर्नी, जो बंदा 20 साल का उसके लिए तो इट्स अ लॉटरी। जो 15, 17, 20 साल का है वो तो सिर्फ गोल्डन एरा देखेगा इंडिया का। अभी जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद आएगा बजट का माहौल हो गया, इसके बाद ही निवेश कर दूं मैं, रुक जाऊं थोड़ा?
नहीं, आज आप तो अभी से चालू करो, ये तो बजट फजट आते रहेंगे तो रोज की कहानी। सरकार का भी ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी कुछ अंतर नहीं पड़ता, कुछ अंतर नहीं पड़ता, कहानी चलेगी। किसको मालूम है बाजार में क्या हाउ मच फियर हैज बीन प्राइस्ड। सी ऐसा कोई बैरोमीटर तो नहीं है कि भाई मोदी जी को सॉरी सरकार को कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितना 200 सीट आ रहा है, 300 सीट आ रहा है, 5 है। जो बाजार में फियर है इट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन, प्रॉब्ली मोर देन व्हाट इज द एक्चुअल फियर, बट वी डोंट नो। आई मीन द फियर इज प्राइस्ड इन, जो आप पेपर में पढ़ते हो इट्स देयर इन द प्राइस। अब क्या हो सकता है, इफ यू हैव मोर पॉजिटिव व्यू और सेम व्यू और डजंट मैटर, मूव ऑन। सो हम इससे पहले स्टॉक्स के ऊपर जाए, स्टॉक्स के सजेशन में जाए, मैं आपसे ना थोड़ा सा एक रैपिड फायर लेता हूँ, क्योंकि रैपिड फायर में क्या होता है कई बार ऐसी चीज जो मैं अभी बोल नहीं पा रहा मैं आपसे पूछ लूंगा और जल्दी में शायद आ भी जाएगा आंसर। आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर, फिर आपका सबसे फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर कौन सा है? मेरा सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर मेरा सीए डिग्री, समझे ना, सबसे स्लोएस्ट था वो, बहुत टाइम लगा, 5 साल मेरा सीए पास करने में। सो दैट इज माय बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन। और क्या बोला आपने? फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स में कौन सा है आपका? स्टॉक्स में आई थिंक इट वाज भारती। भारती went 25 to 650 in less than 3 years. So that's about 25-30 times. Actually, it went to 50 times in 3 years. Then it corrected before I sold. So आपने अपने पहले 1 करोड़ कब कमाया था? 1991. और क्या हर्षद मेहता का रोल था उसमें कोई? हर्षद मेहता का रोल नहीं था, लेकिन हर्षद वो जो बुल मार्केट का माहौल था उसका तो डेफिनेटली काउंटर, अदरवाइज नहीं बन सकते थे भाई, वो बुल मार्केट का कमाल होता है। तो उसमें कौन से स्टॉक ने बनाया था, आपको नाम याद हो? स्टॉक आई डोंट रिमेंबर दैट, आई मीन आई डोंट रिमेंबर, वी आर churning the portfolio because we are not Buffett types that time. We're just buying whatever was making 100% sell and move on types. तो बफेट के अलावा आपका फेवरेट इन्वेस्टर? और कोई है, I was then myself. स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड? Mutual funds. I mean, for most of the guys, mutual fund. For me, stocks. But I'm actually, my 95% of my net worth is in mutual funds. आज भी? आज भी. मनी और फेम? Money plus fame. मनी प्लस फेम, क्या तरीका हो सकता है अगर मैं यंग हूँ, 21 साल का हूँ? हाँ तो भाई आप पैसे कमाओ, सही तरीके से पैसे कमाओ, फेम विल ऑटोमेटिकली कम विद मनी। रियल एस्टेट और गोल्ड? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट और स्टॉक्स? Stocks all the way. PSUs और न्यू एज कंपनीज? I'm a new age company, of course will score, but there can be new age PSU also. How does it matter? Amazing. इंडिया और यूएस मार्केट ये आप ऑलरेडी बता चुके हो, बट फिर भी No, see, you must know what you're doing. So, India we are so comfortable. And in any case, capital control में क्या करूँगा बाहर जाके, मतलब 2-4-5 मिलियन डॉलर बाहर लेके गए भी, तो how does it matter? So for me it's all the way India. सेंसेक्स 1 लाख कब तक हो सकता है? Not very far. Not very far. निफ्टी? नहीं देखिए, दोनों 1:3 है. So let's talk about Sensex. Sensex is 75 now, so that you are talking 25%. 2 साल में हो जाना चाहिए. 2 साल में 1 लाख हो जाना चाहिए. हो जाना, it must definitely hit. मुझे मार्केट का करेक्शन का वेट करना चाहिए या अभी स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, एवरेज में चालू करो ना आप, SIP करो, उसमें क्या तकलीफ है? तो आपको करेक्शन में मिल जाएगा, टॉप में मिल जाएगा, बॉटम में मिल जाएगा. अमेजिंग अमेजिंग. चलिए सर, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है, फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के सिलेक्शन का प्रोसेस. आम आदमी के लिए हम लोग मैनेजमेंट की बात कर लिए, ये सारी चीजें हमने समझ ली. हमें कोई पॉइंटर्स चाहिए सर कि आप बोल दो कि ROE देख लो, ऐसे कुछ पॉइंटर्स दो कि भाई मैं एज अ आम निवेशक दे सकूं. मैनेजमेंट को जज करना कई बार मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. वो तो भाई आर्ट है, मतलब मैं बता सकता हूँ कि तो तीनों चीज, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बात करें, वो तीनों की बात कर लो आप अलग अलग. अब देखिए क्या होता है, तीनों ऐसा तीनों के लिए पॉइंटर्स है, तो हाँ, तीनों के लिए पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ आपको. सो जैसे लेट्स स्टार्ट विथ क्वालिटी ऑफ बिजनेस. क्वालिटी ऑफ बिजनेस, तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस में क्या है कि आप ये देखो कि भाई हाउ प्रेडिक्टेबल इज द बिजनेस. एक तो पहली बात, व्हाट इज द एवरेज ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी समझ में आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल. रिटर्न ऑन इक्विटी. सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेदर इट इज लिवरेज्ड अनलिवरेज्ड. सो लिवरेज ROE is different from unleveraged ROE. So you have to focus also on ROC. To make it simpler, I was saying ROE, but ROE can be very leveraged. 3:1 debt equity ratio. Actual ROC 10% है, लेकिन आपका ROE 20% तो है. कितना होना चाहिए मिनिमम हमारी कंपनी का? ROC तो 22-25% होना चाहिए ना, तब जाकर उसको बोलते हैं भाई अच्छा बिजनेस है. एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं 12 महीना आया उसके पहले सब डूबत खाता है, ऐसा नहीं. आप उसी कारण से जब आप स्क्रीनर जाए देखो ना, 10-15 साल आपको रिटर्न मिलता है, तो यू गेट टू फील कि ये खाली डब्बा है कि इसमें पैसे आ रहे हैं.
मतलब कमाओ लड़का है कि गंवाओ लड़का है वो दिखेगा आपको। हम एक्सपेक्ट तो करते हैं 15% रिटर्न मिलेगा और हमारी नहीं कंपनी आप तो स्क्रीनर लगाओ ना, आपको तो मिलेगा 15। लुक एट ओनली कंपनीज व्हिच इज मेकिंग 30, 20, 15, 17%। उसके नीचे का देखने का ही नहीं। उसके नीचे देखिए कंपनी सब जगह मिलेगा, मतलब कोई 14% या 14.5% होगा आपके स्क्रीन शीट में नहीं आया, इसका मतलब नहीं है कि वो कंपनी खराब है, यू नो, बट व्हाई यू वेस्ट टाइम देयर। हमारा छोटा सा पैसा है, छोटा सा लगाना है। हाँ, तो आप अच्छी कंपनी में जाओ, तो 20-25% जो कमाती है उस कंपनी में जाओ। अच्छा, बाजार में सब तरफ के कंपनी मिलती है, आप 25% कमाने वाली कंपनी भी आपको बहुत सस्ता मिल सकता है, लेकिन आप उसका मेहनत करो, खोदो, यू नो। सो 25% जो कंसिस्टेंटली कमाई हो पीछे, ऐसा मतलब हर साल 25 नहीं होता है, 22, 21, 19, 25, 27, 30, 35 ऐसा सब आएगा लाइन से। तो एवरेज में आपको 20% के ऊपर का होना चाहिए। तो भाई ये कंपनी में देखिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज अबाउट से 7-8% नाउ, है ना। तो इंडिया जैसे कंट्री में या अमेरिका में कोई आदमी 15 टका कमाता है ना, मतलब भाई देखो यहाँ जादू चल रहा है। ये ऐसा कोई मतलब एक ऐसा बेसिक फेथ होना चाहिए कि कोई आदमी 15-20% हर साल कमा रहा है, 5 साल से कमा रहा है और साइज में कमा रहा है, मतलब 100 प्रॉफिट है, 300 प्रॉफिट है, 20% ROI है, मतलब भाई इसमें दम है। ये क्या कर रहा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो भी कर रहा है इट इज बेटर देन व्हाट मार्केट कैन डू और कंपटीशन कैन डू। ठीक है, समझ आ गया। मोनोपोली तो नहीं है, तो लेकिन फिर 20% कमा रहा है, तो कुछ अच्छा कर रहा है, तो कुछ अच्छा कर रहा है। जैसे मान लो वो अंडरवेयर बेच रहा है बट 40% ROI है, भाई अंडरवेयर बना रहे तो बहुत लोग हैं, अकेले यही बंदा 40% कर रहा है, क्या दम है इसमें? इज द ब्रांड पावरफुल, इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पावरफुल, इज द डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल, और एवरीथिंग इज पावरफुल। तो कुछ ना कुछ यूनिक होगा उसमें। तो आप समझने की कोशिश करो कि उसका सोर्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो क्या है, वो जादू कहाँ से आ रहा है, एंड ये जादू कितना टिकाऊ है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, समझे ना। ऐसा तो नहीं कि ऐसे कंपटीशन में मतलब जैसे कोई मिठाई बना रहा है, मिठाई बहुत फेमस है, हल्दीराम भुजिया वाला भारी फेमस है, उसकी भुजिया खाओ दनादन। 100 साल पहले से लोग भुजिया खा रहे हैं, अगले 100 साल तक भुजिया खाएंगे, है ना। अब वो भुजिया तो भाई, बट इसकी भुजिया में क्या खासियत है जो दूसरे की भुजिया में नहीं है ना। तो आप ये देखो उसका एडवांटेज कहाँ से आ रहा है। भुजिया तो सबके अच्छे है, बिकानेर में जाओ तो सबको भुजिया अच्छे ही मिलेगा आपको, लेकिन इसने क्या उसको पैकेज कर दिया, इसको हाइजीनिक ढंग से बनाता है, उसका ब्रांड इक्विटी खड़ा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा हो गया, तो इतना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना नामी गामी आदमी मतलब मिलेगा नहीं आपको। तो आपको वो समझना पड़ेगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिज एडवांटेज, मैजिक कहाँ से, एंड व्हाट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। व्हाट सी यू कैन मेक बेटर भुजिया देन हिम, बट कैन यू मेक इन दैट स्केल, कैन यू पैक इट लाइक दैट, कैन यू डिस्ट्रीब्यूट लाइक दैट, एंड कैन यू पुट दैट नेम ऑन टॉप ऑफ इट। आप अपना डब्बा बना दोगे अनुपम भुजिया, कोई छुएगा नहीं उसको। जैसे हल्दीराम बोलोगे तो 3 गुना भाव में उसको उठा ले आएगा कोई। दैट इज द डिफरेंस। तो पहले तो हमें सबसे पहले देखना है उसका जादू क्या है, मतलब ROE ROC देखना है। सोर्स ऑफ ROE, सोर्स ऑफ एक्सेस रिटर्न क्या है वो समझ लो। जिस दिन वो समझ में आ गया आपको बिजनेस समझ में आएगा। बफेट की खास बात क्या है, बफेट सबसे बड़ी नसीहत क्या है मालूम, सबसे बड़ी नसीहत ये है कि भैया आप वो जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आए आप ना करो। तो आपको समझना जरूरी है। ये जितने हम लोग सब बाजार में है ना, किसी को समझ में नहीं आता है, सबको पैसे कमाने हैं, और पैसे कहाँ कमाने हैं जहाँ समझ में नहीं आता है। एक्चुअली में जो जहाँ समझ में आता है वहाँ काम करना ही नहीं है उसको। जो फार्मेसी वाला बंदा है उसको बोलता है रामदेव तुम लोग बहुत पैसे कमा रहे हो। अरे भाई तुम लोग फार्मेसी वाले बहुत कमा रहे हो, एंड ही कैन फिगर आउट विच डैम कंपनी इज गोना टू मेक मनी। मैं तो एक फार्मेसी का नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, इतना टेक्निकल है वो। बट नो, ही वांट्स टू मेक मनी इन सोलर फार्म, नॉट इन फार्मेसी। वो प्रॉब्लम है। सो आई थिंक वी हैव टू स्टिक विद इन आवर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, व्हाट वी अंडरस्टैंड। क्योंकि जैसे मेरे समझ में आता है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, क्या सोर्स है इसका, मैं एक्सपर्ट हूँ अंडरस्टैंडिंग, यू आर स्टार्टिंग टू गेट एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग द कंपनी। सो ये समझ में आया, बिल्कुल समझ आ गया, है ना। ये सिंपल हो गया। हाँ, ये सिंपल हो गया आपका। ब्रह्मा ये हो गया, अभी विष्णु के पास जाओ, वो बड़ा ट्रिकी काम है। तो क्या है, आप जब हम कंपनी से मिलते हैं ना तो हमारे पास डेटा पूरा होता है 15 साल का, मैं देख के जाता हूँ पूरा। सो मेरे को पूरा, मैं देख लेता हूँ, मेरे को पूरा डेटा आता है वो। वंस आई हैव सीन द बैलेंस शीट एंड P&L एंड रेशियोज,
It remains in my mind and I can do cross check. नंबर्स आपके बहुत strong है. हाँ, वो मेरा आदत पड़ चुका है. So I can cross check. So जैसे strength of the business कैसे मालूम पड़ता है? One of the ratios we use terms of trade. जैसे आपको ROE 25% है, लेकिन डेटर्स कितने दिन है? 125 दिन का. अरे भाई तू इतना होशियार है, इतना तीरंदाज है, तो you should be able to get the money in 10 days ना. You will find very few companies which are very profitable, but they collect the money in less than 30 days. Very few. Very few you'll find less than 30 days. So that is called terms of trade. But not only I can earn from you, but I can हार्ड कैश भी ला सकता हूँ. no, मतलब I can have a what do you call dominance on you. मतलब मैं collect कर सकता हूँ. See, profit कमाना एक बात है, profit collect करना भी दूसरा बात है. And how fast? So that tells me terms of trade. मैं बोलता हूँ नहीं, एडवांस में पैसा दूंगा, तो एडवांस में तुमको पाइप दूंगा. एक पाइप कंपनी है, आई थिंक फिनोलेक्स पाइप, दे गिव यू ओनली आफ्टर कैश, चेक इज इन कैश. अब सोचो क्या स्ट्रेंथ होगा उसका. अब जाके समझने की कोशिश करो भैया, भाई साहब बनाते क्या है? पाइप बनाते हैं, सोना बनाते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं. दूसरे पाइप वाले 120 दिन का डेटास देके भी नहीं बिकता होगा. तो फर्क है ना. यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस. सो ऐसे जो तजुर्बा आते जाएगा वो समझ में आता जाएगा. नंबर से काफी कुछ दिख जाता है. एंड जैसे आप पेमेंट कितने दिन में करते हैं अपने सप्लायर को? ठीक है, आपने कलेक्ट तो कर दिया 25 दिन में, 50 दिन में, जो भी, बट आप कितने दिन में पैसे वापस करते हो? मैंने सप्लाई कर दिया आपको, जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई किया, एम्प्लॉय तो 30 दिन में ले आता है, बट बाकी लोगों को क्या होता है? आर यू पेइंग 300 डेज, 200 डेज? मतलब आपका स्ट्रेस्ड है पूरा कैश फ्लो. वो हमको वहीं से मालूम पड़ता है. So you have to pay in time, because if you don't pay in time, you will get your raw materials 5-10% more expensive and lower quality and lower preference. But आप 5 दिन में पेमेंट करो, हर आदमी आपके लिए काम करेगा. छोटे आदमी तो भी आपके लिए, बड़ा आदमी काम करेगा. मेक सेंस. सो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको देखना पड़ेगा. सो ऐसे कई नुस्खे हैं, रेशियो सब मालूम पड़ जाता है. सो दैट इज ब्रह्मा. महेश, अब विष्णु के पास आते हैं. दैट इज मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में 3 चीज होती है जो बफेट साहब से सीखे फिर से. कॉम्पिटेंस, वो बंदा अपने बिजनेस में सीमेंट बना रहा है, उसको सीमेंट बनाना आता ही नहीं आता है, तो उसमें जुनून कितना है भाई, मतलब फायर पावर कितना है. आज 5 मिलियन टन बना रहा है, उसको 500 मिलियन टन की बात करता है क्या? 100 मिलियन टन की बात करता है क्या? 50 मिलियन टन की बात करता है क्या? कि ही इज हैप्पी विद व्हाट ही इज डूइंग. नो साहब, हम बहुत प्रॉफिटेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको आगे काम नहीं बढ़ाने का, हमारा एक दुकान बहुत है. ठीक है भाई, तेरी मर्जी है ना, बट मेरे को नहीं जमता हो. सो कितना जुनून आगे 5 का 50 करने का, वो मतलब जो ग्रोथ माइंडसेट है वो कितना है. थर्ड, इंटीग्रिटी कैसी है. एक्चुअली आई वुड स्टार्ट विद इंटीग्रिटी, कि ईमानदार है कि नहीं करके. तो पहले तो नॉन निगोशिएबल ईमानदारी होनी चाहिए. तो देखो, कॉम्पिटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईमानदारी. लोग जो है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. इवन आई यूज्ड टू कमिट बिजनेस, यार बिजनेसमैन है, हो जाता है, स्मार्ट है, नहीं फर्स्ट क्लास है, कमा रहा है, क्या तकलीफ है, लेकिन बदमाश है, चोर है. सो दैट गाय शुड, मतलब उसका कीमत ही बहुत कम है, कीमत ही बहुत कम. ओके, बेईमानी करे, वो जो आदमी सरकार से चीटिंग करेगा, वो माइनॉरिटी शेयर को चीट करेगा ही करेगा आगे पीछे, बिकॉज ही इज द मोस्ट गलीबल गाइज. तो क्या है, यू हैव टू बाई कॉम्पिटेंट, ग्रोथ माइंडसेट एंड इंटीग्रिटी, हाईएस्ट इंटीग्रिटी. ये 3 चीज जब साथ में आता है ना, फिर वो उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश होगा. विष्णु के अंदर भी ट्रायंगल बन गया है, तो आपका 2 चीज होगा सेट. अच्छा, ये सब बोलने का इतना लग रहा है, लेकिन देखने का मतलब आप चेक करोगे ना, तो ये आपका चेकलिस्ट में रहेगा, तो खट 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 खट, मतलब आधा टाइम सब कुछ हो जाएगा. देन थर्ड इज महेश. दैट इज अपॉर्चुनिटी साइज. आउटलुक क्या है? आउटलुक क्या है. इंडियन इकोनॉमी है, 8% से ग्रो हो रहा है. 8% से ग्रो तो पूरा बिल्ड बनाने का है, तो उसमें जैसे मतलब जैसे मर्सिडीज हो रहा है, मतलब जो मतलब महंगे कार है वो 25% से ग्रो होगा. आपको मोटरसाइकिल 10% से ग्रो होगा, बाइसिकल 5% से ग्रो होगा. तो ये आपको समझना पड़ेगा, वो उसमें आपकी कितनी समझ है. जो दुनिया में क्या हुआ है, जो चाइना में हुआ वो इंडिया में ही होगा एकदम. जो कंज्यूमर अमेरिका में है, चाइना में है, वियतनाम में है, इंडोनेशिया में, कोई फर्क नहीं, कंज्यूमर्स आर सेम. सो हाउ द कंज्यूमर बिहेवियर इज गोइंग टू बी. हम तो $2,500 कमा रहे हैं, जब हम $10,000 के होंगे तो क्या होगा, कहां पर पहुंचेगी दुनिया. तो वो सब चीज समझना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज योर मॉडल
मतलब कि भाई कितना बड़ा बनेगा, इसका अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है ना। बस ये तीनों चीज सेट हो गए, आप तीनों प्लस प्लस है, देन यू आर इन द गेम टू वैल्यू द कंपनी। फिर अपना स्प्रेडशीट बनाओ एंड वैल्यूएशन करो। अमेजिंग। आई थिंक ये एक परफेक्ट टुवर्ड्स द एंड क्लोजिंग होती है, जहां पे आपको पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझ आ गया, सेक्टर एलोकेशन भी समझ आ गया, इंडिया भी समझ आ गया, कुछ रैपिड फायर भी हो गया ताकि आपके लिए मस्ती मजाक हो गया हो। सो थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। बहुत मजा है आपसे डिस्कस करके। हर बार जब आपके साथ बैठते लगता है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और हर बार जब भी मैं मिलता हूँ, मेरे हिसाब से मैं 2 साल पहले मिला था, उस समय भी जिस पैशन से आप बोल रहे थे, हर साल आपका पैशन बढ़ता रहता है। आई डोंट नो आप कैसे करते हो या आप क्या खाते हो, बट थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। अमेजिंग, मजा आ गया। थैंक यू।